तो प्यारे बच्चों, हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लास के फर्स्ट पार्ट नाउन क्लास के बारे में अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास कैसे बनता है, वह कितने तरह का होता है, सबऑर्डिनेट क्लास को कैसे लिखा जाता है। तो उसी में हम लोग जो पढ़े थे कि सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग पहले वाले प्रकार यानी नाउन क्लास को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, नाउन क्लास को समझने के लिए आपको सबसे पहले नाउन को समझना जरूरी है। यानी आप अगर नाउन को नहीं जानते हैं तो नाउन क्लास को कतई नहीं समझ सकते। जैसा कि एक चीज़ दिमाग में पहले सेट कर लीजिए कि हम लोग क्लॉज पढ़ रहे हैं। क्लॉज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य, यानी किसी वाक्य का वह पार्ट जो अपने आप में इनकम्प्लीट हो और तब तक वह कंप्लीट न हो जब तक कि उसके साथ अपना एक प्रिंसिपल क्लॉज न आए, एक और क्लॉज न आए। ठीक है, एक चीज समझ में आ गया। और क्लॉज का मतलब हो गया कि कई शब्द एक साथ मिल करके एक वाक्य का तो निर्माण करते हैं लेकिन वह कंप्लीट सेंस नहीं देते। यानी यह एक प्रकार का वाक्य है। ऐसा समझ लीजिए कि क्लॉज एक प्रकार का वाक्य है। जैसे हमने लिख दिया कहीं राम, दिमाग में इस चीज को पहले समझ लीजिए कि हमने लिख दिया, इंडिविजुअली लिख दिया राम, तो यह हमारा एक नाउन है ना, यह हमारा नाउन है। लेकिन अगर इसी को हमने लिख दिया द किंग ऑफ अयोध्या, द किंग ऑफ अयोध्या, तो आप क्या देखेंगे कि राम सिंह एकदम सिंगल था, यानी यह एक नाउन था। और अभी अभी हमने क्या लिखा? द किंग ऑफ अयोध्या। इसमें एक वर्ड द, दूसरा वर्ड किंग, तीसरा वर्ड ऑफ और चौथा वर्ड अयोध्या। इतना मिल करके ये किसको बतला रहा है? अकेले राम को बतला रहा है। लेकिन इसमें कहीं वर्ब नहीं है। तो बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं और किसी एक पार्टिकुलर वर्ड को बतलाते हैं। अगर उनके बीच में कहीं किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो ऐसे पार्ट को हम लोग कहते हैं, ऐसे पार्ट को यानी हम लोग एक साथ क्या नाम देते हैं? फ्रेज। क्या नाम देते हैं? फ्रेज, यानी पदबंध। और अकेले रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं वर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसी राम को हम लोग ऐसे लिखते हैं हु किल्ड रावण, तो ये भी किसके लिए आ गया? हु किल्ड रावण। ये भी आप लोग देख रहे हैं कि राम के लिए ही आया है। लेकिन यह अकेले है तो शब्द कहा गया। यह बहुत सारे शब्दों का मेल है लेकिन इसमें कहीं वर्ब नहीं है तो इसको हमने फ्रेज कहा। लेकिन अगर वही कई शब्दों का मेल हो और उसमें वर्ब का भी प्रयोग हो लेकिन यह तब तक इनकम्प्लीट है जब तक इसके साथ कोई दूसरा क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्लॉज नाम दिए। क्या नाम दिए? क्लॉज नाम दिए। तो इससे कंफर्म है कि हम लोगों को जो क्लॉज लिखना होता है वह इसी तरह का होता है, यानी रिलेटिव से शुरू करना होता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव एडवर्ब से जो वाक्य शुरू होता है उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। ठीक है, कौन सा क्लॉज? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। हम लोग पिछले वीडियो में इस चीज को जान चुके थे। कंफर्म हो गया ना अब कि हमें ऐसे ही लिखा होना चाहिए। हम लोगों को ऐसे ही लिखना है क्लॉज बनाने के लिए। यानी जहां राम लिखना होगा वहां हमको लिखना होगा हु किल्ड रावण, हु वॉज द हस्बैंड ऑफ सीता, हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ। यानी उसमें वर्ब भी आना चाहिए और रिलेटिव्स का भी प्रयोग होना चाहिए। चलिए, तो इतना हम लोग समझ गए हैं तो अच्छे से समझ लें कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं। यानी एक ऐसा वाक्य पढ़ने जा रहे हैं जो किसी रिलेटिव से शुरू हो रहा है और उसमें वर्ब का भी प्रयोग हो रहा है और वह इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है तब तक जब तक उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज न आ जाए। तो उसी में हम लोग पहला जो क्लॉज लिए हैं वह हमारा नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज होता कैसे है, नाउन क्लॉज बनता कैसे है, नाउन क्लॉज का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, नाउन क्लॉज किस तरह से वाक्य में आता है, इसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन समझ लें। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि नाउन क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोई दिक्कत?
आप पढ़ चुके हैं क्या कि सब ऑर्डिनेट क्लास का ही एक पार्ट होता है नाउन क्लास, ये कन्फर्म हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें यह है कि व्हिच यानी नाउन क्लास किसका काम करता है, वर्क्स इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में एक नाउन का काम करता है। यानी नाउन क्लास, नाउन फ्रेज और नाउन ये सब एक ही है, बस नाउन हो है तो वह वर्ड है। नाउन का अगर बहुत सारे शब्द मिल करके किसी नाउन के लिए आते हैं तो उन्हें नाउन फ्रेज कहते हैं, और बहुत से वर्ड मिल करके रिलेटिव वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होते हैं तो उनको नाउन क्लास कहा जाता है। यानी कि नाउन क्लास इज अ पार्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लास व्हिच वर्क्स इन अ सेंटेंस एज अ नाउन। एक नाउन की तरह से काम करने वाला कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, का जो ग्रुप है, अगर किसी वाक्य में वह नाउन की तरह काम करता है तो उसको हम नाउन क्लास कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 उदाहरण लिए हैं और पांचों उदाहरण में हमने ग्रीन कलर से अंडरलाइंड किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो अंडरलाइंड सेंटेंस है वह कहीं ना कहीं एक नाउन क्लास का एग्जाम्पल है। अब कैसे है इसी को समझना है। तो हम लोग जानते हैं ना कि नाउन वाक्य में कितनी तरह से आता है, तो नाउन वाक्य में मुख्यतः 5 तरीके से प्रयोग होता है। पहला, सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह से, यानी नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी नाउन किसी वाक्य में किसी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक वैसे ही कि नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तीसरा, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह और कॉम्प्लीमेंट की तरह। किस तरह से? कॉम्प्लीमेंट की तरह, यानी वाक्य में नाउन का प्रयोग एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी होता है। कॉम्प्लीमेंट कहे तो, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया राम इज, तो इसके बाद जो हम वर्ड उसको पूरा करने के लिए अगर कोई वर्ड लिए, अगर उस नाउन को लिए, तो वहां पे वह नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, जैसे राम इज अ टीचर, तो वहां टीचर नाउन है तो वह कॉम्प्लीमेंट की तरह वाक्य में आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयोग होता है नाउन, ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। चौथा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, यानी नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी किया जाता है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ रमेश, तो प्राउड ऑफ रमेश, तो ऑफ के साथ रमेश आया, इसका मतलब रमेश का जो प्रीपोजिशन है वह ऑफ है और ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वह राम है। इस तरह से प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। और जो पांचवा होता है नाउन का प्रयोग, वह फ्रेज इन एपोजिशन या केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन की तरह होता है। एक नई चीज आप लोगों के लिए यह दिक्कत क्रिएट कर सकता है कि फ्रेज या केस इन एपोजिशन क्या होता है। अगर आप लोग पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ आप समझ लीजिए कि फ्रेज और केस इन एपोजिशन का मतलब यह हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राम, और राम के लिए हम जो कोई भी वर्ड यहाँ लिखे, कोई भी एक फ्रेज हमने लिखा, अभी मैंने फ्रेज समझाया था, अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए कि फ्रेज क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट हैविंग नो वर्ब्स, ऐसा शब्दों का समूह जिसमें वर्ब ही ना हो, वह फ्रेज कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या लिखे थे अभी कि द किंग ऑफ अयोध्या, द किंग ऑफ अयोध्या किसके लिए आया? द किंग ऑफ अयोध्या, राम के लिए। राम किसके लिए आया? द किंग ऑफ अयोध्या के लिए। इसी को कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन, यानी यह जो फ्रेज है वह किसका एपोजिशन है? राम का। यानी हमने राम के लिए जो फ्रेज लिखा वही उसका एपोजिशन है। तो वाक्य में राम, द किंग ऑफ अयोध्या किल्ड रावण।
अब रावण के लिए भी केस इन अपोजिशन वैसे ही दे सकते हैं जैसे हम लोगों ने राम के लिए दिया हुआ है, जैसे रावण द किंग ऑफ लंका, नहीं हो गया? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द किंग ऑफ लंका, द किंग ऑफ अयोध्या, द सन ऑफ किंग दशरथ, द सन ऑफ विश्वेश्वरवा, इस तरह से ये जो पार्ट होते हैं जो किसी नाउन के लिए फ्रेज के रूप में आते हैं उन्हीं को फ्रेज आर केस इन एपोजिशन कहा जाता है। तो वाक्य में नाउन जो होता है वह 5 तरह से प्रयोग होता है। किस तरह से प्रयोग होता है? 5 तरह से प्रयोग होता है। कौन कौन से तरह से? तो पहला, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तरह, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, और किसी फ्रेज केस इन अपोजिशन, फ्रेज या केस इन अपोजिशन की तरह। आप यहाँ देख सकते हैं हमने उन्हीं को यहाँ पांचों जो भी हमने 5 यहाँ पर रूप दिया गया है उसको यहाँ पे हम लोग 5 सेंटेंस से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, आप देखो तो अच्छे से, ये हमारा क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। तो सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो तो उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी दैट राम वाज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, मैं जानता हूं कि राम विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के अवतार थे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आया? दैट। दैट क्या है? रिलेटिव। तो रिलेटिव से शुरू होने वाला क्लाज और यह ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, इसीलिए यह नाउन क्लाज हो गया। कंफर्म हुआ? दूसरा देखिए, सी सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, और वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। यानी आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे वाक्य में जो यह क्लाज दिया गया है यह एक नाउन क्लाज है। क्यों है? क्योंकि यह ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, यानी नाउन की जगह पर आने वाला नाउन क्लाज कहलाता है। नाउन क्लाज वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है, इसलिए सब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह से भी आ सकता है। आप तीसरा सेंटेंस उठाइए, मैंने यहां पर क्या लिखा है? व्हाट इज ट्रू फॉर एवर। आप यहां देखिए, इज से पहले यानी वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? नहीं है, यानी यह सब्जेक्ट की तरह से यहां पर प्रयोग हुआ। और देखिए यहां रिलेटिव से शुरू हुआ है, व्हाट इज ट्रू, माने जो सही है वह हमेशा सही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ, तो हमारा सब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लीमेंट की तरह से प्रयोग हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी एक सेंटेंस हम लिख करके यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे राम और इज। तो राम इज यह हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है तब तक जब तक इसके साथ कुछ हम जोड़ ना दे। तो राम इज हु किल्ड रावण। अब यहां देखिए, यहां पे हम लोगों ने जो लिखा यह हमारा सब्जेक्ट, यह हमारा लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वह होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या आया? हु किल्ड रावण। यानी इसी के वजह से, हु किल्ड रावण के वजह से ही ये वाक्य क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आया। काम किसका कर रहा है? राम का कर रहा है। यानी राम वह है जिसने रावण को मारा, यानी राम इज हु किल्ड रावण, यानी राम इज द किलर ऑफ रावण। तो यहाँ पर राम इज हु किल्ड रावण में यह कॉम्प्लीमेंट की तरह से प्रयोग हुआ, यानी इस वाक्य में यह एक नाउन क्लाज है जो किस तरह से आ रहा है? वाक्य में एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आ रहा है। अब अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। तो मेन वर्ब हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? नाउन क्लाज ही ऑब्जेक्ट होगा, यानी नाउन ऑब्जेक्ट की। इसके पहले एक देखिए आप टू आ गया यहाँ पे, यानी इसका यह प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से भी होता है प्रयोग। और लास्ट 5वां जो है वह समझने का प्रयास करिए, फ्रेज और केस इन पोजीशन। तो जहां हमको फ्रेज लिखना था, जैसे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कौन है? तो द किलर ऑफ मेघनाथ।
तो द किलर ऑफ मेघनाथ में कहीं वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें देखिए वर्ब आ गया, तो इसीलिए एक क्लॉज हो गया। और द किलर ऑफ मेघनाथ होता तो वह एक फ्रेज होता। तो लक्ष्मण के लिए जो फ्रेज होना चाहिए था यहाँ पे, वह होना चाहिए था द किलर ऑफ मेघनाथ, लेकिन उसी फ्रेज की जगह पर क्या आ गया, एक सेंटेंस आ गया, एक क्लॉज आ गया और उसी की तरह से काम कर रहा है, इसलिए यह नाउन क्लॉज फ्रेज की तरह से प्रयोग हुआ है केस इन ए पोजीशन के रूप में। तो यह भी हमारा वाक्य का क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। तो ये सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं यह सब किसके उदाहरण हैं, नाउन क्लॉज के, जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से यह नाउन क्लॉज हुआ। तो नाउन क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हिच वर्क्स इन अ सेंटेंस एज नाउन, यानी नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का काम करता है और यह सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट होता है। ठीक है।